भारतीय इतिहास में कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई है कि जब जब मौके आए हैं तो हम कोई चीज को रोक सकते थे। जैसे इस्लामिक इन्वेजन हो, चाहे वो उसके बाद मुगलों का कब्जा हो या अंग्रेजों का कब्जा हो या और किसी का भी कब्जा हो, कोई भी आक्रमणकारी हो, कई बार ऐसा हुआ है कि जिसने इतिहास को ही बदल के रख दिया। आज हम ऐसी ही लड़ाई की बात करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तराइन के युद्ध के बारे में। दो तराइन के युद्ध के बारे में बात करेंगे। एक 1191 में लड़ा गया था और एक 1192 में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये दोनों बार लड़ा गया था। पहली बार तो पृथ्वीराज चौहान ने बहुत अच्छे से मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी को जब हराया तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने बाद में हमला किया तो ऐसा धोखे से हमला किया कि मोहम्मद गौरी ने ऐसा हमला किया कि पृथ्वीराज चौहान की सेना को हार का सामना करना ही पड़ा। तो आखिर ये क्या कहानी है बैटल ऑफ तराइन की, और इससे कैसे इस्लामिक इन्वेजन को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला और आगे चल के इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत हो गई। और राजा जयचंद की भी बात करेंगे। वैसे तो मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बताया था, बायोग्राफी बताई थी उसकी, उनकी बायोग्राफी बताई थी। तो बताया था उसमें कि कैसे जयचंद ने ही पृथ्वीराज के साथ गद्दारी करी थी। तो वो भी बात करेंगे इसमें। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे तीन डायनेस्टी की है ना, यहाँ पे होती है। देखिए तीन डायनेस्टी का इसमें सबसे बड़ा रोल है चौहानों के पीछे। एक तो है गुर्जर प्रतिहार, फिर बंगाल में बाग डायनेस्टी, और दूसरी है, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों का है ना इसमें अहम रोल था। ये है ना चौहान, इनके जो वैसाल स्टेट थे ना वो थे चौहान। चौहानों का राज जो था ना ये 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक चला था। लगभग 500 साल चला था। और ये राजपूत रूलर थे। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत होती है जितनी राजपूती तलवार में होती है। आपको पता है ना, वो पद्मावत मूवी का ऐसा डायलॉग है। और राजपूत लोगों ने हमेशा ऐसे जब जब लड़ाई की बात आई है तब तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी है राजपूतों ने। तो देखिए ये सारी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए क्या हुआ ना, महाराष्ट्र में तो ठीक है। महाराष्ट्र में तो इधर साइड साउथ के ये सब हो गए ना, यहाँ पे साउथ के स्टेट हो गए। तो जैसे जो साउथ के स्टेट थे ना, महाराष्ट्र और इधर साइड, यहाँ पे एक सिटी हुआ करती थी कन्नौज। कन्नौज स्ट्रगल जिसको बोला जाता है, मतलब कन्नौज करके एक जगह थी महाराष्ट्र में। ये कन्नौज एक सिटी था जहाँ पे राजा हुआ करते, कई सारे राजा हुआ करते थे। अब इन तीनों राजवंशों में क्या हुआ था ना, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए है ना काफी समय से स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन देखिए उत्तर भारत में क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में जो था ना, अब इधर पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर और दिल्ली के राजा थे। तो अब देखिए अजमेर और दिल्ली के राजा होने की वजह से क्या हुआ, इधर के जो बड़े बड़े एरिया थे, सिंध, इधर से जो पंजाब हरियाणा के साइड, उधर से उनका काफी ज्यादा बोलबाला था। तो वहां पे है ना चौहानों का ज्यादा रूल चलता था। और ये सब जगह ध्यान रखते ही थे, ऐसा नहीं है कि ये कभी ध्यान नहीं रखते थे। तो ये सब चलता रहता था। अगर देखिए, अगर ये यहाँ पे अगर ये कन्नौज को अगर पाने के लिए अगर तीनों एक साथ हो जाते बिना स्ट्रगल के और शांति से, अगर एक साथ एक दूसरे से दोस्ती करके अगर यहाँ पे हमला कर देते ना, तो यहाँ पे है ना कोई तराइन जैसी कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती। तराइन की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती और कुछ होता नहीं है ऐसे। लेकिन अब देखिए इतिहास में तो देखिए जो होना होता है वो तो देखिए हो ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी बात हुई। अब देखिए मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था। यहाँ के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान लास्ट रूलर थे यहाँ के। अब देखिए उनके जो पिताजी थे सोमेश्वर चौहान, मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान बचपन से कैसे उनको, जब उनकी बायोग्राफी बताई थी तो उनके बारे में पूरा बताया था, बचपन से लेके उन्होंने क्या क्या किया, 11 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गए थे वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें बताई थी उनके बारे में। अब लेकिन इधर से क्या हुआ ना, मोहम्मद गोरी, पहले तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ। अब देखिए जो मोहम्मद गोरी है, जो गोर डायनेस्टी के जो थे ना, ये मुस्लिम राजवंश के, ये पहले बुद्धिस्ट हुआ करते थे। देखिए इस्लाम धर्म तो बहुत पहले तो था नहीं कभी भी,
पहले कभी भी नहीं था। तो ये पहले यहाँ पे से ना बुद्धिज्म ज्यादा चलता था। इससे पहले जहाँ पे ये मोहम्मद गौरी जहाँ से आया था ना, वहाँ पहले बुद्धिज्म ज्यादा चलता था। बुद्धिस्ट फिलोसफी से ही ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन जब ये क्या हुआ ना, धीरे धीरे जब ये इस्लाम का उदय हुआ, तो ये बाद में फिर इस्लाम के उसमें कन्वर्ट हो गए, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। और जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए तो इनको क्या लगने लगा ना कि ये जो यहाँ पे जो जितनी भी ये पूजा पाठ करते हैं, या जो कुछ भी जो हिंदू लोगों की ये मूर्ति पूजा है, जो पत्थरों की पूजा है, इनको है ना ये सब गलत मानते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, इनको तो उखाड़ फेंको सबसे पहले। अल्लाह ही सबसे बड़ा सब कुछ है दुनिया में। अल्लाह के बारे में ही अल्लाह का ही 5 बार जाप करना सही होता है। मतलब ये सारी बातें ये लोग मानते थे। तो ऐसे करके इन्होंने काफी कुछ किया था। मोहम्मद गजनबी ने पहले भारत पर आक्रमण किया 17 बार। मैंने आपको सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताया था, तो बताया था उसमें कि सोमनाथ मंदिर को कैसे लूटा था मोहम्मद गजनबी ने। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अमेरिका में एक घोर साम्राज्य की एक छोटी सी रियासत थी, यहाँ पे यहाँ पे एक छोटी सी एक और रियासत थी गौर साम्राज्य का जो लीडर था मोहम्मद गौरी देखिए है ना 1175 में यहाँ पे भारत आया था। मुल्तान के रास्ते से होते हुए आया था। मुल्तान अभी ये सिंध में आता है। सिंध देखिए पाकिस्तान की कैपिटल है। और देखिए कैपिटल नहीं है, सॉरी, मुल्तान की सिंध की कैपिटल, सिंध की में एक जगह है मुल्तान, सिंध प्रांत में एक शहर है। और देखिए पाकिस्तान की एक मिसाइल है, मतलब वो पाकिस्तान की एक मिसाइल है, उसके वो मिसाइल का नाम भी है ना मोहम्मद गौरी के नाम पे रखा है पाकिस्तान ने, मोहम्मद गौरी के नाम पे गौरी मिसाइल। सोचिए पाकिस्तानियों के इधर से हमला हुआ था, इन लोग के गुणगान गाते ये लोग। तो खैर अपन अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, नहीं तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर उसी में ही पूरा टाइम जाएगा। तो देखिए अब इधर से यहाँ से ना सिंध के रास्ते से होते हुए मुल्तान, फिर इधर से होते हुए पंजाब के रास्ते से होते हुए इधर इसने आक्रमण किया भारत पे। लेकिन ये यहाँ पे जीत नहीं पाया। 1175 की बात है। 1175 में जब ये जीत नहीं पाया, यहाँ पे जो कुछ राजा थे, राजाओं ने इसको बहुत बुरे तरीके से हराया था। राजाओं ने जब इसको बुरी तरीके से हराया तो फिर यहाँ से ये हार के चला गया मोहम्मद गौरी। फिर वापस से ये 1178 ईस्वी में आया। 1178 ईस्वी में वापस से ये आया हमला करने के उद्देश्य से। लेकिन इस बार भी ये नाकामयाब रहा, क्योंकि देखिए वहां पे सब राजाओं ने, देखिए हमारे हिंदुस्तान पे जब ऐसा नहीं है, कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने ना देश को बचाने के लिए जी जान से ज्यादा मेहनत की है, जी जान से ज्यादा बहुत कोशिश की है। जो देश के लिए अच्छा हो सकता था, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। हाँ, कुछ गद्दार ऐसे निकले जिनकी वजह से देश को है ना उनके साथ कुछ गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी की। तो देखिए उस वजह से अपना इतिहास है ना उन गलतियों को माफ नहीं कर सकता। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे अजमेर के राजा हुआ करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे है ना भनक लग गई थी कि यहाँ पे है ना कुछ बड़ा तो देखो होने वाला है। तो देखो ऐसा है कि अब देखिए इतना बड़ा कुछ तो होगा ही, तो इससे अच्छा है कि है ना यहाँ पे उन्होंने पहले फिर है ना प्लानिंग शुरू की कि है ना कैसे किया जाए। तो देखिए अब 1191 में क्या होता है कि यहाँ पे अपनी मोहम्मद गौरी क्या करता है, अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेके आता है तराइन के मैदान में। तराइन एक जगह है, ये हरियाणा में एक जगह थानेश्वर करनाल के पास आता है। ये करनाल से 10 किलोमीटर दूर है तराइन। और ये जो आज का गुड़गांव का जो क्षेत्र है, जो पुराना नाम क्या था मुझे उसका नाम नहीं याद है, गुड़गांव का, वहाँ उधर साइड आता है। और देखिए क्या करता है, ये 1190 आते आते ये भटिंडा के किले पे अटैक कर देता है। पहले मोहम्मद गौरी भटिंडा के किले पे अटैक करता है। देखिए उसको लगता है किलों को जीतना आसान है। तो देखिए अंग्रेज वो क्या करता है ना, ब्रिटिशर्स ने तो देखिए क्या बेवकूफी की थी कि ना सब जगह किले बनवा दिए थे इधर उधर जहाँ पे भी है ना। और यहाँ के जो फिर बाद में रूलर्स ने बोला भी कि क्या पागल वागल हो गए कि ये किले विले क्या बनवा रहे हो यहाँ पे, अरे हम तुमको है ना यहाँ पे व्यापार करने की छूट दे रहे हैं, तुम बिजनेस करने के हिसाब से आए हो तो अपना बिजनेस करो, यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना है कि है ना किले बनवा रहे हो। बोले कि नहीं हम तो बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उन्होंने वही बोला कि हमारा कोई यहाँ पे देखिए अगर किले बनवाएंगे तो यहाँ पे काफी अच्छे से है ना हम ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस हमारा बढ़ेगा,
हम भारत को सभ्य बनाएंगे। सोचिए अंग्रेज लोग है ना वो, और है ना बेवकूफ बना बना के है ना ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया ऐसे ही करते करते। तो देखिए अब किलो पे जीत लिया। अब किलो को देखिए यहाँ पे है ना फिर सबसे संधि कर लेता था ये। अब जैसी संधि कर लेता था तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अब इधर से आया ये तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में आया, देखिए पृथ्वीराज चौहान को तो उस समय पता ही था कि यहाँ पे कुछ बड़ा होगा। तो देखिए अब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि है ना जाओ रिट्रीट, सभी राजपूत राजाओं को समझाया कि देखिए ये मुसीबत की घड़ी है, अगर इस घड़ी में अगर सभी राजपूत राजा अगर साथ दे देंगे बिना एक दूसरे के साथ आनाकानी किए, शांति से अगर इस युद्ध में अगर पृथ्वीराज का साथ दे देते हैं तो पृथ्वी तो है ना अपन है ना ऐसे बड़े बड़े फॉरेन इन्वेडर्स को रोक सकते हैं। जो भी अपने यहाँ से विदेशों से जो आक्रमण हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो कई राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ आ गए और उन्होंने काफी बहादुरी से लड़ाई की। देखिए राजपूती सेना बहुत ताकतवर होती है, हमेशा से राजपूतों ने हराया है, चाहे वो रावल रतन सिंह हो, चाहे वो कोई भी हो, हर जगह राजपूतों का यहाँ पे है ना बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे तराइन के युद्ध में क्या होता है कि ये तराइन के मैदान में मैंने आपको बता ही दिया कि आज के हरियाणा में आते हैं ये जगह, और उस समय और वो थानेश्वर के पास आता था, थानेश्वर, जहाँ पे है ना सम्राट हर्षवर्धन भी राज करते थे। सम्राट हर्षवर्धन का वहाँ पे शासन हुआ करता था एक जमाने में। यहाँ पे वो प्रभाकर हर्षवर्धन के बेटे थे, उनकी भी किसी दिन अपन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सी आर्मी लेके आता है पृथ्वीराज चौहान, अपनी बड़ी आर्मी लेके आते हैं। अब जैसे ही उनको पता चलता है और पृथ्वीराज क्या करते हैं अपने अपने भाई गोविंदराज के साथ यहाँ पे जाते हैं, गोविंदराज के साथ जाते हैं, और गोविंदराज के साथ यहाँ से जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि गोविंदराज को है ना बताते हैं, वो गोविंदराज है ना वो खूब है ना बहादुरी से मुकाबला करते हैं, गौरी के कई सैनिकों को मार देते हैं। अब गोविंदराज इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। गोविंदराज क्या करते हैं अपनी तलवार लेते हैं, तीर कमान से है ना मोहम्मद गौरी को बहुत बुरे तरीके से घायल कर देते हैं। इतने घायल कर देते हैं, इतना घायल कर देते हैं कि है ना वो गोरी तो है ना चलने के लायक तक नहीं होता है, उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, वहीं पे गिर जाता है। अब उसकी आर्मी तो पीछे हट जाती है, वो सब डर जाते हैं ना आर्मी वाले की इतनी बड़ी। और देखिए वो राजपूतों की सेना इतनी अनुशासित होती है, इतनी डिसिप्लिन्ड होती है ना कि मोहम्मद गौरी तो देख के ही सोचता है कि अरे ये कैसी आर्मी है, यहाँ पे है ना मैं बार बार जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो जिता ही नहीं पा रहे मुझे। तो ये सोच के वो डर जाता है ऐसे करते करते। तो ऐसे करके वो लोग पीछे भागने लग जाते हैं बाद में, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अब देखो ऐसे तो कुछ यहाँ पे मिलने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा पीछे भागो। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि है ना यहाँ से जब ये पीछे, अब देखिए पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे क्या किया था ना, अब देखिए पृथ्वीराज चौहान ने कुछ बोलते हैं। अब देखिए लोगों का यहाँ पे अलग अलग व्यू है, लोगों का क्या कहना है। कोई बोलता है कि है ना पृथ्वीराज चौहान ने है ना इनको है ना भगा दिया था, मतलब घायल कर दिया था, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी कोई संधि हो गई थी तो इन्होंने जाने दिया था। अब इसके बाद फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, मोहम्मद गौरी ने ना यहाँ पे हाथ पैर जोड़े थे, काफी ज्यादा माफी मांगी, उन्होंने बोला कि देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे, अब देश को नहीं करेंगे, देश को हम यहाँ पे है ना आपके कुछ नहीं नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमको छोड़ दीजिए। उन्होंने वो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे माफी मांगी, अपने प्राणों की भीख मांगी, ऐसा बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अब देखिए क्या सच है क्या झूठ है अभी ये तो पता नहीं, लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं उन्होंने छोड़ दिया था। अगर देखिए पृथ्वीराज चौहान ने तो देखिए हालांकि देखिए वो छोड़ दिया तो एक तरह से उनकी ये बहुत बड़ी गलती रही थी। अब देखिए हालांकि देखिए उस समय देखिए अपने हिंदुस्तानियों में ऐसा कभी भी नहीं रहा है, चाहे कोई भी हो, आज अपने आज पाकिस्तान से भी अटैक होता है या किसी भी कंट्री से अटैक होता है, हमारे देश से युद्ध होता है, तो हम युद्ध बंदियों के साथ हमेशा अच्छे से ही व्यवहार करते हैं, अच्छे से ही पेश आते हैं। 1971 में भी देखिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था तो सैम मानेकशॉ ने युद्ध बंदियों को बहुत अच्छे से रखा था। तो देखिए हमारा तो देखिए हमारे खून में कभी नहीं रहा है कि है ना किसी देश को है ना किसी भी इंसान को पकड़ के है ना उसके साथ जबरदस्ती मारपीट करना। तो देखिए ये बात भी सही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गलती की यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है। तो हालांकि और इतिहास ये सारी गलतियों को तो माफ नहीं करता, हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने उनको जिताया था और उनको हरा दिया था, लेकिन
गौरी को हराया था, लेकिन इसको वापस से अपने देश अफगानिस्तान लौटने का मौका दिया था। तब देखिए अफगानिस्तान तो ये लौट गया यहाँ पे। अफगानिस्तान जब लौटा तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से है ना फिर है ना पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से फिर ये लेटर भेजता है, बोलता है कि बेटा सरेंडर कर दो, तुम है ना यहाँ पे इस्लाम कबूल कर लो तो है ना हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, बोलो इस्लाम कबूल करो या तो हमारे आगे घुटने टेक दो। पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि है ना, वो लेटर का जवाब देता है कि है ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अपने घर लौट जाओ, बहुत हो गया। मतलब ऐसे तो नहीं बोलते, लेकिन उसका कहना है कि है ना, अब पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि को लगता है कि नहीं ये तो फालतू की बातें कर रहा है, मतलब एक तरीके से है ना अभी हार के गया है यहाँ से और मुझे लेटर भेज रहा है कि सरेंडर करो, मतलब क्या मजाक मजाक बना के रखा है इसने तो। ऐसे में वो बोलते हैं कि नहीं अच्छा एक काम करते, कोई बात नहीं, अब मोहम्मद गौरी को है ना पता तो होता ही है कि है ना उसको वो ऐसे तो जीत नहीं सकता है। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे क्या करता है, मोहम्मद गौरी यहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं ना ऐसा करता हूँ कि है ना अपनी बड़ी सी आर्मी लेके जाता हूँ, फिर वो वापस से है ना तराइन पे हमला करता है। फिर यहाँ पे है ना क्या करते हैं कि है ना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना वापस से आती है 1192 में ही, एक साल के बाद ही है ना आती है, दोनों की सेना वहीं पे आपस में भिड़ती है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं मोहम्मद गौरी, ये दो भागों में अपनी सेना को डिवाइड कर देता है। और जब ये दो भागों में अपनी आर्मी डिवाइड कर देता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि देखिए पहली जो आर्मी होती है वो इधर से रिट्रीट कर रही होती है। अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान वापस से है ना खूब उनके सैनिक है ना डट कर मुकाबला करते हैं, कई सारे सैनिकों को चेस करके है ना उनको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब है ना एक सेना क्या करती है, अब इतना खतरनाक होती है ना, तो वो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो मोहम्मद गौरी है ना उनको सिग्नल देता है कि है ना पीछे से, कि है ना पीछे हट जाओ। अब वो है ना फिर है ना ऐसे करके है ना वो रिट्रीट करते हैं वहां से, और वो ये दिखाने लगते हैं कि है ना कि है ना हम यहाँ से पीछे हट रहे हैं। देखिए लेकिन राजपूतों की जो सेना थी ना वो है ना सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से के समय और सूर्य से लेके सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त तक ही लड़ सकती थी, मतलब सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक। जब रात का अंधेरा हो जाता था तो उनकी सेना नहीं लड़ती थी, उनका ये आदेश था और उनमें ऐसा था, ये लोग मानते थे कि नहीं रात के अंधेरे में नहीं लड़ना चाहिए। तो देखिए अब उस समय क्या होता था ना, ये सारी बातों की परचेस कर दिया। अब जो मोहम्मद गौरी की जो सबसे छोटी वाली टुकड़ी थी ना, अब छोटी वाली जो टुकड़ी थी वो क्या करते, अब देखिए पृथ्वीराज चौहान की सेना तो रात में वहां से हट जाती है, एकदम से वो राजपूतों की है ना सेना जो है ना वो एकदम से मोहम्मद गौरी की सेना है ना रात को एकदम सरप्राइज अटैक कर देती है। और जो सरप्राइज अटैक करती है, जो मोहम्मद गौरी जो चौहान के जो सैनिक होते हैं पृथ्वीराज चौहान के, वो एकदम से है ना धीरे धीरे वापस से उनको चेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बार नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए पूरा दिन है ना लड़ते लड़ते वो लोग थक गई होती है उनकी आर्मी वैसी। अब उनमें कोई ज्यादा उनमें जज्बा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बचा पाते। अब यहाँ पे है ना धोखे से करके है ना पूरी तरीके से है ना पाकिस्तान कई सारे राजपूत आर्मी के सोल्जर्स मारे जाते हैं, कई सारे सैनिक मार दिए जाते हैं, काफी कुछ होता है यहाँ पे, बहुत सारी कैजुअलिटी होती है। देखिए 1175 में भी जब ये है ना आया था और इसको हरा दिया गया था उस समय, तो उस समय क्या हुआ था कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी यहाँ पे, कैजुअलिटी इतनी ज्यादा हुई कि है ना मोहम्मद गौरी डर गया, बोला कि यार ऐसे तो चलेगा नहीं, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन 1192 में अब देखिए राजपूतों की बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती है, और जब कैजुअलिटी होती है तो उस समय क्या होता है कि फिर मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार होती है। अब यहाँ पे देखिए कन्नौज भी इसमें शामिल होता है। कन्नौज के जो राजा थे यहाँ पे राजा जयचंद ने भी मदद नहीं की थी, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि देखिए अब जयचंद, और देखिए क्योंकि जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, इन लोग का आपको पता ही है कि है ना सम्राट पृथ्वीराज और संयोगिता की है ना कहानी का क्या है, वो स्वयंवर में से है ना लेके आए थे उनको भगा के, और देखिए दोनों की आपसी सहमति से शादी हुई थी। ऐसा नहीं है कि है ना पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती पे ना पकड़ के ले आए कि नहीं चलो हमारे साथ, चलो मेरे साथ ही तुमको शादी करनी पड़ेगी, दोनों की आपसी सहमति से ये चीज हुई थी। लेकिन अब देखिए राजपूतों में तो ये मतलब राजपूतों की मतलब ये शान है ना, ये तो कि ऐसे कैसे हो गया, तुम ऐसे भगा के कैसे लेके चले गए। तो ये बात जयचंद के ईगो पे आ गई थी, और जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी, और ऐसा
बोला जाता है कि है ना जयचंद ने पृथ्वी बोला था मोहम्मद गौरी को कि आके दोबारा से यहाँ पे इन्वेड कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे करके है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेड कर लेता है और है ना काफी ज्यादा इसमें नुकसान होता है। मोहम्मद गौरी है ना जयचंद को, अब यहाँ पे जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो है ना पृथ्वी जो फिर जब यहाँ के जो सारे जो रूलर है ना, अब यहाँ पे गोविंद राज को है ना यहाँ पे है ना बना देता है यहाँ का शासक। जब पृथ्वीराज चौहान का तो देखिए पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बैटल फील्ड में मारे गए, कोई बोलते हैं कि है ना उनको सरेंडर कर दिया था उन्होंने मोहम्मद गौरी के सामने, कोई बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी ने ना वो पाकिस्तान अपने साथ अफगानिस्तान लेके चला गया था और अपने साथ उसको है ना बहुत उनको बहुत यातनाएं दी और उसके बाद उनको मारा। अब देखिए अलग अलग व्यूज है इसके ऊपर, अब देखिए क्या है क्या नहीं, अब देखिए वो तो देखिए अब जो आगे और रिसर्च आएगी तब पता चलेगा। तो देखिए अब देखिए क्या हुआ कि है ना यहाँ पे उन्होंने भी कर दिया फिर। अब देखिए और ऐसा बोला जाता है उन्होंने ना, कोई बोलते हैं कि नहीं पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था। और ये लड़ाई का के बारे में ना चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में भी उल्लेख किया है, उन्होंने कुछ दोहे पढ़े थे जिसकी वजह से ना उन्होंने तीर चलाया था मोहम्मद गौरी के ऊपर। अब देखिए मोहम्मद गौरी यहाँ पे क्या करता है कि है ना उसके बेटे को जो अजमेर और दिल्ली का शासक जो उनसे नहीं संभलता है, जो एरिया होते हैं ना, यहाँ पे मोहम्मद गौरी यहाँ पे जो अपने जितने साथ अपने स्लेव लाता था इसके बहुत सारे गुलाम होते थे, तो उन गुलामों को ये अपना बच्चा मानता था। तो बच्चा मानने की वजह से क्या हुआ कि जो इसके जो गुलाम थे एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पे आता है, वो इसके साथ रहता है और फिर है ना वो बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं इन एरिया को संभाल लूंगा। तो देखिए अगर उस समय वो एरिया को संभाल लेते और करते करते यहाँ से इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है और यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। फिर 1206 से 1290 तक पहले गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक आता है, फिर है ना सैयद आते हैं, लोधी आते हैं, फिर फाइनली मुगल आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं। तो सोचिए तराइन की लड़ाई, ऐसा बोला जाता है कि है ना पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू राजा थे, लेकिन और तराइन में ऐसी लड़ाई थी ये दो तराइन की लड़ाई जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी, क्योंकि इसके बाद भारत को पूरे 700 साल गुलामी में बिताने पड़े। पहले तो इस्लामिक इन्वेडर्स ने काफी ज्यादा अत्याचार किया लोगों पे, फिर 250 साल अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने फिर देश पे अत्याचार किए। सोचिए अगर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी नहीं की होती तो आज क्या होता, भारत का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन ऐसा तो देखिए देश में लिखा होना था नहीं, देखिए जो इतिहास में लिखना था जिसने लिख दिया, जो हो गया सो हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये था आज के वीडियो में, मैंने आपको बता दिया तराइन के दोनों युद्ध के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।